हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं बायोमोलिक्यूल्स का। इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जाएंगे जिसका नाम है एंजाइम्स। अब इस सेशन में मैं हमारी बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट का काम करने वाले एंजाइम्स हैं उनके बारे में बताऊंगा आपको डिटेल में। असल में वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम बेसिक तरीके से डिस्कस करने जाएंगे। असल में एक पॉइंट में एंजाइम के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, मैं शायद वापस से आपको रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने वहां पर बोला था आपको, हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहती। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होती हैं और उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जैसे कि कैटाबॉलिज्म में अलग कंसेप्ट है, मेटाबॉलिज्म में अलग है, बट हम दोनों को कंबाइन करके मेटाबॉलिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। और वहां पर एक पॉइंट लिखा था कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं वो सारी कैटलाइज्ड होती हैं, उनको कैटलिस्ट की जरूरत होती है और उस कैटलिस्ट का नाम दिया गया था एंजाइम्स। और साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि ये कैटलिस्ट जिन्हें एंजाइम्स कह रहे हैं वो ज्यादातर प्रोटीन्स होते हैं। वो क्या? ज्यादातर प्रोटीन्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन को या एंजाइम को समझने का, कि असल में आधे से ज्यादा एंजाइम किसका काम कर रहे हैं? सभी कैटलिस्ट का ही काम करते हैं हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। और दूसरी बात, ये मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर ऑफ प्रोटीन। काय के बने हुए होते हैं? प्रोटीन। ये दोनों बातें दिमाग में हमेशा रखना भाई, एंजाइम से रिलेटेड बेसिक कैरेक्टर्स हैं एंजाइम्स के, ठीक है ना। तो अब मैं बात करूंगा एंजाइम्स की, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करूंगा एनसीईआरटी अभी तक निकाल भी ली होगी आप लोगों ने, क्लियर है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों? एंजाइम्स की। तो अब क्या बात है वो सुनना। एंजाइम्स, आधे से ज्यादा एंजाइम्स अभी मैंने बताया किस चीज के बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या बनते हैं? अमीनो एसिड्स। तो डेफिनेटली एंजाइम्स और कुछ नहीं, अमीनो एसिड की चेन लग जाएंगी, वो प्रोटीन बनेगा, वही प्रोटीन एंजाइम की तरह एक्ट करने लगेगा। तो वही लिखा है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स, ज्यादातर जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं। बट स्टिल कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो काय के बने हुए, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स के नहीं बने, न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए, ठीक है ना। तो वो सुनना जरा, क्या? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ऑफ प्रोटीन, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव एज एंजाइम्स। तो यहां पर हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं, या असल में ऐसे बोलो, कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो उस केस में हम उन एंजाइम्स को राइबोजाइम्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? राइबोजाइम्स। क्या कह देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या? राइबोजाइम्स। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्लियर है। तो जनरली हमारी बॉडी के प्रोटीन ज्यादातर सब प्रोटीन्स ही होते हैं, सॉरी, हमारी बॉडी के ज्यादातर एंजाइम सारे प्रोटीन्स ही होते हैं, बट कुछ न्यूक्लिक एसिड भी है हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स की तरह फंक्शन करने लगते हैं। और उस केस में हम उन एंजाइम्स को नाम देते हैं राइबोजाइम्स। क्या देते हैं बेटा उन एंजाइम्स को नाम हम लोग? राइबोजाइम। क्लियर है? हाँ या ना? आगे सुनना। अगर हम बात करें एंजाइम को डिपिक्ट करने की, उसको रिप्रेजेंट करने की, तो वो सुनना कैसे डिपिक्ट करते हैं। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय लाइन डायग्राम। एक लाइन डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड की चेन बनाई थी, उसी तरीके से, क्योंकि एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन ही तो है, तो डेफिनेटली इसे भी हम लोग लाइन डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कोई एंजाइम को एक्सप्लेन करना है तो आप एक सीधी चेन बना देंगे अमीनो एसिड की, एंजाइम बन गया। क्लियर है? क्योंकि और क्या है? प्रोटीन ही तो है ये। क्लियर है? आगे सुनना। An enzyme like any protein has a primary structure that is amino acid sequence of the protein। बिल्कुल एक प्राइमरी अमीन, या अमीन नहीं बोलूंगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, जिसमें न्यूक्लिक एसिड बिल्कुल एक सीरीज, एक चेन में जड़े हुए होते, जैसे अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3 एंड सो ऑन, इसी तरफ से पीछे भी। तो ये एक पूरा एक प्रॉपर सीक्वेंस है ना। तो ये लाइन डायग्राम ही तो बनाया है मैंने, तो वही बोल रहा है। असल में एंजाइम्स को हम लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस एक एक करके लगा हुआ होता है, तो वही बोला है, एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। एक अमीनो एसिड सीक्वेंस लगा होगा प्रोटीन का। क्लियर है? और साथ ही साथ इसके अलावा, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अलावा एंजाइम सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर भी एग्जिबिट करते हैं प्रोटीन की तरह। तो वही लिखा है, क्योंकि एंजाइम क्या? प्रोटीन ही तो है, तो वही लिखा है। An enzyme like any protein has the secondary and the tertiary structure। तो बिल्कुल प्रोटीन की तरह
एंजाइम के पास दो तरीके के स्ट्रक्चर भी होते हैं, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी, बट एक स्पेशल पॉइंट है टर्शरी स्ट्रक्चर के लिए। किसके लिए? टर्शरी स्ट्रक्चर। ज्यादातर हमें इस टाइप के एंजाइम मिलते हैं टर्शरी। क्यों? उसका रीजन सुनना। क्या? When you look at the tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself and the chain crisscrosses itself and hence many crevices or pockets are made. Clear है? तो जो सबसे स्पेशल स्ट्रक्चर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एंजाइम के लिए, वो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसी में जो बैकबोन होती है प्रोटीन की चेन की, वो फोल्ड हो जाती है अपने ऊपर ही, और इस तरीके से फोल्डिंग क्रिएट कर लेती है कि उसके अंदर क्रेवाइसेस या पॉकेट्स क्रिएट हो जाते हैं, छोटे छोटे से दरारें, हिंदी में बोल दो। क्लियर है? या हम लोग नॉर्मल बातों में छोटी छोटी पॉकेट्स की बात कर सकते हैं। क्या? क्रेवाइसेस या पॉकेट्स बोल सकते हैं बेटा। क्लियर है? और वो पॉकेट्स एक्टिव साइड का काम करती हैं। किसका काम करते हैं बेटा? एक्टिव साइड का। तो वही लिखा है, when you look at a tertiary structure you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself and the chain crisscrosses itself and hence many crevices or pockets are made. One such pocket is the active site, और इस टाइप की किसी भी पॉकेट को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। और ऐसे ही पॉकेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव साइट्स बोलते हैं। और इन्हीं एक्टिव साइट्स की मेन प्रॉपर्टी होती है, या यही वो पोजीशंस हैं जहां पर जाके कोई सबस्ट्रेट बैठता है। क्लियर है? एक्टिव साइट देखो अब क्या? एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ क्रेवाइस और अ पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट्स। अब ये सबस्ट्रेट क्या है? या सिंपल सी बात है, कुछ भी हो सकता है, जैसे ग्लूकोज हो गया या माल्टोज हो गया। हमने जो भी सब्सटेंस खाया उसको डाइजेस्ट करना है, वो एक कोई केमिकल रिएक्शन से ही तो जाएगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो उस रिएक्शन के टाइम पे जो रिएक्टेंट होते हैं, जैसे सबस्ट्रेट ये ना, ये प्रोडक्ट बन गया और ये बन गया एंजाइम। तो इस एंजाइम के ऊपर ऐसी पॉकेट्स या क्रेवाइसेस होंगी जिसमें जाकर ये सबस्ट्रेट फिट हो जाता है, कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। क्लियर है? तो वही लिखा है क्या? किसी एंजाइम की एक्टिव साइट वो क्रेवाइसेस या वो पॉकेट्स हैं जिसमें जाके ये सबस्ट्रेट फिट हो जाते हैं, जिनमें जाके ये सबस्ट्रेट फिट हो जाते हैं। क्लियर है? और उन्हीं साइट, उन्हीं क्रेवाइसेस या उन्हीं पॉकेट में बैठे बैठे ये लोग अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। और इसी वजह से, इसी फिनोमेना की वजह से कि क्रेवाइस और एक्टिव पॉकेट बना लेता है, या जैसे कि उसकी एक्टिव साइट, इन्हीं वजह से ये जो रिएक्शन है वो अगर बिना एंजाइम के चल रही थी, मान लो ये हो रही है 10 घंटे में, तो मान लो ये बिल्कुल विद इन अ मिनट हो जाएगी रिएक्शन, या विद इन अ सेकेंड हो जाएगी। तो वही लिखा है, दस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शंस एट अ हाई रेट। तो इतनी हाई रेट मतलब सेम रिएक्शन है, एक एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है, एक बिना एंजाइम के। इसको मान लो 10 घंटे लग रहे हैं, 10 आवर्स लग रहे हैं, तो ये रिएक्शन विद इन अ सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी, विद इन अ सेकेंड। इतनी हाई रेट से ये चल सकती है। क्यों? क्योंकि इस एंजाइम के पास वो प्रॉपर क्रेवाइसेस या एक्टिव साइट्स हैं जिन पे जाके ये सबस्ट्रेट बैठता, और जैसे ही बैठा वहां पर ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही लिखा है, thus enzymes through their active sites catalyze reactions at a high rate। और उसी पॉकेट्स या एक्टिव साइट होने की वजह से ये एंजाइम इन रिएक्शंस को बहुत हाई रेट पे चला सकता है। क्लियर है? तो एक्टिव साइट क्या है? वो क्रेवाइसेस या वो पॉकेट्स जो एंजाइम की सरफेस पर होंगी, जिनमें जाके सबस्ट्रेट बैठ जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन की रेट बहुत तेज हो जाती है। क्लियर है? हाँ या ना? अब एक बहुत स्पेशल बात इन एंजाइम्स के लिए, ये असल में हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम मिलते हैं ना, वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से डिफरेंट है। वैसे कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बट असल में ये जो एंजाइम कैटलिस्ट है वो नॉर्मल जो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट या कैटालाइसिस वगैरह रिएक्शन है उनमें जो इंक्लूडेड कैटलिस्ट है उनसे थोड़े डिफरेंट होते, थोड़े क्या बहुत ही डिफरेंट होते हैं। मार्क करना स्पेशल पॉइंट है। क्या? एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मेनी वेज। बहुत सारे तरीके हैं, बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो एंजाइम कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में प्रेजेंट होता है। तो वो लिखा है, बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन। यहां पर उस मेन डिफरेंस को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जैसा कि क्या? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। तो इनऑर्गेनिक में या केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे बहुत बेहतरीन तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और
हाई प्रेशर के अंडर भी। तो दोनों कंडीशन है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, HTHP की कंडीशन बोल रहा हूं, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। कौन सा? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट परफॉर्म करता है फंक्शन, हाँ या ना। वहीं पे जब हम बात करेंगे एंजाइम्स की, वाइल एंजाइम्स की बात अगर हम करें तो वो हाई टेम्परेचर को बेटा झेल नहीं पाता, एंजाइम खराब हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो वही लिखा है, वाइल एंजाइम्स गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर। 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर ले जाएगा ना, तब तक खेल खत्म हो जाएगा इस एंजाइम का। जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स मिलते हैं वो मैक्स टू मैक्स 40 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर को झेल पाते हैं, ज्यादा टेम्परेचर झेल नहीं पाते। तो ये बेसिक सा बहुत बड़ा फर्क है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम कैटलिस्ट में। तो हमारे जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो लो टेम्परेचर पे फंक्शन करते हैं, सॉरी एंजाइम कैटलिस्ट जो है वो लो टेम्परेचर पे फंक्शन करते हैं, लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस। बट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के लिए कोई टेम्परेचर की रेंज नहीं है, वो हाई टेम्परेचर पे भी बेहतरीन काम कर लेते हैं आसानी से। बट ये बहुत भारी बात बोल रहा हूं, आप सुनना जरा। However, enzymes isolated from organism who normally live under extremely high temperature। तो बट अगर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम्स देखें जो ऑर्गेनिज्म बहुत हाई टेम्परेचर में रहते हैं तो वो एक्सेप्शन की तरह हम ट्रीट करते हैं। तो वहीं पे अगर हम बात करें ऐसे ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम्स की जो ऑर्गेनिज्म बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर की कंडीशन में रहते हैं, जिनको हम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिनको हम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि हॉट वेंट्स में मिलना या सल्फर स्प्रिंग्स में मिलना, ये वो जगह है जहां पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बैक्टीरिया वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पर सल्फर बैक्टीरिया वगैरह मिल जाते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स वगैरह मिल जाते हैं। क्लियर है, पढ़ाया हुआ है थर्मोएसिडोफाइल्स वगैरह जो हाई टेम्परेचर वाले रीजन्स में पाए जाते हैं। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, तो उनके अंदर से जब हम एंजाइम को आइसोलेट करते हैं तो सर वो तो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल है वो एंजाइम, बिल्कुल है, एक्सेप्शन की तरह मान लो आप। क्लियर है, तो वही कह रहा है। However, enzymes isolated from organism who normally live under extremely high temperature, जैसे कि hot vents या sulfur springs की बात करें, are stable and retain their catalytic power even at high temperatures। तो ऐसे एंजाइम्स के लिए हम क्या बात करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एक्सेप्शन मान लेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये उन ऑर्गेनिजम्स की हैबिटेट की वजह से हुआ है कि इन एंजाइम्स में क्या हाई टेम्परेचर को झेलने की पावर आ गई मान लो, या ये ऐसे एंजाइम्स मिलेंगे इनके अंदर जो हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं, लगभग 80 से 90 डिग्री सेल्सियस। हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है ये टेम्परेचर, जल जाओगे भाई, सीधी बात है। तो एंजाइम्स तो दूर की बात है। क्लियर है, तो 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस तक ये लोग टेम्परेचर झेल लेते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स मान सकते हो आप, या थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह में। तो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक भी इनके एंजाइम की कैटालिटिक पावर बिल्कुल बरकरार मेंटेन रहती है। तो वही लिखा है, थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। तो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बन जाती है एंजाइम्स की। कौन से एंजाइम्स? जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स से निकाले हैं जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स है, हाई टेम्परेचर में रहने वाले। तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, इन एंजाइम्स की थर्मल स्टेबिलिटी इनके लिए एक स्पेशल क्वालिटी बन जाती है, एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी मान ली जाती है, क्योंकि जनरली हमें ये पता है कि एंजाइम्स हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते, वो खराब हो जाते हैं। बट थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट बना के मेंशन कर लेना। क्लियर है, हाँ या ना? याद कर लेंगे यहां तक सारी चीजें। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है आपका एंजाइम्स के बारे में। कुछ नहीं, बेसिक क्या प्रोटीन्स है जिसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर मिल जाता है। टर्शरी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें उसी में एक्टिव साइट मिलती है, जिन एक्टिव साइट की वजह से हमारी कैटालिटिक रिएक्शन की रेट बहुत 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 ज्यादा हाई हो जाती है, जिससे जो रिएक्शन घंटों में होनी थी वो विद इन अ सेकेंड हो जाती है, जो फायदे की चीज है। नहीं होती तो दिक्कत है। पता लगी खाना खाया, ग्लूकोज के डायरेक्शन में आपको पूरे 2-3 साल लग गए, दिक्कत है। क्या फायदा है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस विद इन अ सेकेंड, खत्म, रिएक्शन स्टार्ट हुई, खत्म। क्लियर है, तो ये बात थी भैया एंजाइम्स के बारे में। अब मेन चीज आपको समझनी है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन फॉलो करते हैं एंजाइम्स, किस तरीके से एंजाइम किसी कैटालिटिक रिएक्शन को या किसी कैटालिटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो केमिकल रिएक्शन दिखाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, कि कैसे समझ में आए कि एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है। क्या बात कर रहा हूं मैं? केमिकल रिएक्शंस की। किसकी बेटा? एंजाइम से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस की। ध्यान से। अब केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम कैसे या किस तरीके से पार्टिसिपेट करके क्या फंक्शन करते हैं, या क्या, इन शॉर्ट आप ऐसे बोल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स का इफेक्ट किसी केमिकल रिएक्शन के ऊपर कैसा पड़ता है।
ठीक है ना। एंजाइम्स के बारे में तो देख लिया, अब इसका इफेक्ट देखो क्या। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स। अब एंजाइम्स को समझने से पहले हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है ना। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। बेसिक सी नॉलेज आप लोगों ने पढ़ भी रखी होगी। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो दो डिफरेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और दो नए प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब जिसमें बॉन्ड टूटते हैं मॉलिक्यूल्स के और प्रोडक्ट की साइड में नए नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। इस बेसिक सी रिएक्शन को हम कह सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन। जैसे आप बेसिक सा HCl मान लो और एक NaOH मान लो, एक बेसिक सी केमिकल रिएक्शन लिख के दे रहा हूं बच्चों वाली, ये तो जानते ही होंगे। न्यूट्रलाइजेशन, एक बन जाएगा NaCl और एक बन जाएगा वाटर। तो उसमें क्या हुआ, इनके बॉन्ड्स टूटे और यहां पर ये बॉन्ड्स नए बन गए। तो ऐसी रिएक्शंस की मैं बात करूंगा, क्लियर है। तो सुनना जरा, केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंजेस, क्लियर है। तो एक जाएगा फिजिकल चेंज, एक जाएगा केमिकल चेंज। अब दोनों कंडीशन को लेके चलेंगे हम, ठीक है ना। हमने बात कर दी अब कंपाउंड की, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे कंपाउंड होंगे, एक तो होगा नहीं, तो जरूरी थोड़ी वो केमिकल रिएक्शन में ही कन्वर्ट हो रहा है, वही शो कर रहा हो। बट जनरली केमिकल कंपाउंड के पास दो ऑप्शन होते हैं या दो तरीके से वो चेंजेस शो कर सकता है, एक तो केमिकल चेंज हो या एक फिजिकल चेंज हो, क्लियर है। तो अब मैं पहले बात कर दूं फिजिकल चेंज की, फिर केमिकल चेंज देखेंगे। क्या फिजिकल चेंज है। अ फिजिकल चेंज सिंपली रेफर्स टू अ चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो फिजिकल चेंज में क्या है, उसकी शेप जो है डिजाइन बदल जाएगी। मान लो रिएक्शन में आने से पहले वो क्रिस्टलाइन सॉलिड था, अब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो पाउडर फॉर्म में आ गया, तो उसमें केवल उसकी शेप बदली है। या सॉलिड था, अब वो लिक्विड कन्वर्ट हो गया। तो ये तो स्टेट बोल दी, पर मैं शेप की बात करूं स्पेसिफिकली, तो हम लोग जनरली शेप में यही बोलते हैं कि अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो, क्योंकि पाउडर इज आल्सो अ सॉलिड स्टेट एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड इज आल्सो अ सॉलिड स्टेट, बस उसकी शेप में वेरिएशन। अगर हम सॉलिड से लिक्विड की बात करें तो वो स्टेट में वेरिएशन हो गया, वो शेप में वेरिएशन नहीं हुआ। तो हमें शेप में वेरिएशन की बात करी है। तो फिजिकल चेंज में हम बेसिकली रेफर करते हैं शेप में चेंज, होता स्टेट में भी चेंज है, स्टेट में भी चेंज को हम फिजिकल चेंज ही बोलते हैं, क्लियर है। बट यहां पर जो है अभी वो देखिएगा क्या, अ फिजिकल चेंज सिंपली रेफर्स टू अ चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। कोई बॉन्ड बिना तोड़े हुए उसकी शेप में बदल जाना, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। सिंपल सी कंसेप्ट है, क्लियर है। अब जरूरी थोड़ी केवल शेप में ही चेंज है, अब बाई चांस स्टेट बदल गई, सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, तब क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक फिजिकल चेंज है। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। क्या मैटर की स्टेट ही बदल जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, क्लियर है। जैसे कि व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर और व्हेन वाटर बिकम्स अ वेपर। तो ये होते हैं फिजिकल चेंज, जिसमें मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती, केवल उनकी या तो शेप बदल जाएगी या उनकी स्टेट ऑफ मैटर क्या बदल जाएगी, स्टेट ऑफ मैटर बदल जाएगी। और इन प्रोसेसेस को हम फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रोसेसेस में इंक्लूड करा लेते हैं, क्लियर है। बट अगर कभी केमिकल कंपाउंड के बॉन्ड की ब्रेकेज हो या नए नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो, तब क्या कहेंगे, तो सुनना जरा क्या। However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called a chemical reaction. क्लियर है। अगर कभी भी बॉन्ड्स की ब्रेकेज हो या नए नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की बात चले, तो उस चेंज को हम एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल चेंज का नाम दे देंगे, क्लियर है। तो वही बात बेसिक से चल रही है। अभी फिजिकल चेंज में हम केवल शेप और उसकी मैटर की स्टेट को बदल रहे हैं, बट किसी केमिकल चेंज में, किसी केमिकल रिएक्शन में हम उसके बॉन्ड के ब्रेक होने की बात और नए नए बॉन्ड्स फॉर्म होने की बात करेंगे। जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 की रिएक्शन कराई तो बेरियम सल्फेट और वाटर बन गया। तो इसमें क्या हुआ, बेरियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 के बॉन्ड्स टूटे और ये आपस में चेंज होकर बेरियम सल्फेट और H2 में नए नए बॉन्ड्स बन गए। तो ये एक तरीके की आपकी इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं बेसिक सी, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, क्लियर है। तो असल में इस रिएक्शन में क्या, केमिकल कंपाउंड्स के बॉन्ड टूटे और दूसरी तरफ प्रोडक्ट साइड में नए नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इस टाइप के जो भी प्रोसेसेस होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, क्लियर है। इसी तरीके से एक और हम मान सकते हैं हाइड्रोलिसिस होना, वाटर के टूट के रिएक्ट करना। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, क्लियर है। जब स्टार्च पानी के साथ रिएक्ट करे और वो टूट जाए पानी के साथ और वो क्या बना ले, ग्लूकोज, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे, क्लियर है। ये भी एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। ऊपर वाली इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन दी, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि स्टार्च से ग्लूकोज बनना है, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट है भैया, पहली बात तो चेंज होने का।
अगर कभी भी कोई केमिकल कंपाउंड है और वो चेंजेस शो कर रहा है तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो फिजिकल चेंज शो करेगा या एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में या तो शेप बदलेगी या उसकी स्टेट ऑफ मैटर बदलेगी, पर केमिकल चेंज में उसके पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड फॉर्मेशन होंगी। तो वो दोनों पॉसिबिलिटी या तो इनऑर्गेनिक कोई केमिकल रिएक्शन चलेगी, या हमारी बॉडी की बात करें तो आगे सदा ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस की हम बात करेंगे। क्लियर है? तो अब ये तो बात रही भैया इनकी केमिकल चेंज की कि फिजिकल है या केमिकल चेंज है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब सर एंजाइम की तो बात ही नहीं करी, बिल्कुल अभी करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं रेट की। क्लियर है? तो केमिकल चेंज के बारे में तो समझ ही गए, रिएक्शन के बारे में समझ ही गए। अब मैं जरा बात कर दूं उसकी रेट पे, क्योंकि असल में एंजाइम इसी रेट पर फर्क डालता है किसी भी रिएक्शन में। तो सुनना जरा, क्या रेट ऑफ अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। असल में जो रेट होती है किसी भी रिएक्शन की, चाहे वो कोई फिजिकल रिएक्शन हो चाहे वो कोई केमिकल रिएक्शन हो, तो उस रेट का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का कितना अमाउंट पर यूनिट टाइम में चेंज हो रहा होगा। प्रोडक्ट का कितना अमाउंट पर यूनिट टाइम में चेंज हो रहा होगा, तो उसको कहते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। और इसका फॉर्मूला है क्या? कंसंट्रेशन का चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन जितना टाइम पीरियड आपने लिया, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेट। मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब प्रोडक्ट है तो वो बढ़ेगा ही, प्रोडक्ट बनेगा ही, इंक्रीमेंट होगा, तो वही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड कितना बन गया अपॉन कितने टाइम में बना, पर यूनिट टाइम, या इन शॉर्ट बोल दो पर यूनिट टाइम के अंदर कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो होती है किसी भी रिएक्शन की रेट। क्लियर है? अब इसी रेट को हम वेलोसिटी का भी नाम दे देते हैं, पर शर्त क्या है, वेलोसिटी का नाम तब देंगे जब हमें उसकी डायरेक्शन पता हो। तो रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। जैसे कि कोई रिएक्टेंट है R और प्रोडक्ट बन गया P। इनिशियली मैंने इसके लिए 10 मोल पर लीटर, ठीक है ना, और ये 0 है। अब मैंने बोला ये रह गया 2 मोल पर लीटर, मान लो पर लीटर, ठीक है, और ये बन गया 8 मोल पर लीटर, और टाइम लगा यहां से यहां तक पहुंचने में 1 घंटा, 1 आवर, या आप बोल दें 60 सेकेंड, ठीक है, ये मान लो 60 सेकेंड। तो अब मैं रिएक्शन की रेट पूछूंगा तो 8/60, दैट्स इट आंसर। क्लियर है? तो ये कितना प्रोडक्ट बना और पर यूनिट टाइम में, क्योंकि इतना काम 60 सेकंड में हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना काम हुआ 8/60 का, कितना चेंज आया होगा 8/60 का। क्लियर है? रेट क्या आ गई 8/60, तो पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन गया वो पता लगाना है, वही होती है रेट। और इसी रेट को हम वेलोसिटी कब कह देंगे, जब मुझे डायरेक्शन पता है, मुझे पता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना है, तो इसी रेट को ही हम वेलोसिटी का नाम दे देते हैं। जब हमें पता है हमें प्रोडक्ट की साइड में रिएक्शन की रेट निकालनी है, उसी रेट को हम वेलोसिटी कह देते हैं। तो वही चीज है, क्या रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। क्लियर है? हाँ या ना? और ये जो रेट होती है किसी भी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन की, एंजाइम पे तो इफेक्टेड रहती है, टेम्परेचर से भी बहुत इफेक्टेड रहती है। क्लियर है? रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। अगर बाकी के फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, बट टेम्परेचर से भी इफेक्टेड रहती है किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस की रेट। रूल होता है एक बेसिक सा, क्या हर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने पे रेट डबल होती है, और हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होने पे रेट हाफ होती है। रूल चलता है क्या? A general rule of thumb is that rate doubles or decreases by half for every 10 degree change in either direction। मतलब इंक्रीज होगा तो डबल होगी रेट, डिक्रीज होगा तो घटेगी रेट। क्लियर है? इंक्रीज होने पे डबल हो रही है और डिक्रीज होने पे आधी हो रही है, पर हर 10 डिग्री राइज में। जैसे मैंने आपसे बोला इनिशियली आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस पे रेट R1 है, हाँ या ना? इसकी वैल्यू मैंने बोल दी R। क्लियर है? अब मैं इसको टेम्परेचर बढ़ा के ले गया 50 डिग्री सेल्सियस तक, तो अब मैं पूछ रहा हूँ R2 कितनी होगी। क्लियर है? अब इंक्रीज किया मैंने 10 से कहां तक ले गया 50, तो कितनी बार 10 का इंक्रीमेंट आया होगा, 5 बार 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया होगा मैंने, तो इसकी रेट R2 की वैल्यू हो गई 5 बार। हाँ या ना? मेरे ख्याल से क्लियर है, गलत बोला है मैंने, ये 5 गुनी नहीं होगी, डबल करता चल, क्या डबल करता चल। तो मेरे ख्याल से 10 डिग्री सेल्सियस, बच्चे यही गलती करते हैं, मैंने जो लिखा 5 बार कर दिया ना, मैंने क्या बोला 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक ले गया हूं, तो मैंने इसमें कितनी बार 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया होगा 5 बार, तो मतलब
ये रेट कितनी बार डबल हुई होगी? 5 बार डबल होती गई होगी, होती गई होगी, होती गई होगी, मतलब 2 की पावर 5 आर आंसर। अब सही है क्या? तो रेट क्या होगी? डबल होती गई, और कितनी बार डबल करनी है हमें? 5 बार करनी है, तो 2 की पावर 5 आर। तो ये रेट का डिपेंडेंसी होती है टेम्परेचर के पास। इंक्रीज करने के साथ डबल होती है, डिक्रीज करने पे आधी करता चलिए, 1/2 की पावर 5 कर दियो, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है, याद रखेंगे, हाँ या ना। तो वही लिखा है, अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। बढ़ेगा टेम्परेचर तो रेट डबल होगी, घटेगा टेम्परेचर तो रेट आधी होगी। क्लियर है? तो टेम्परेचर का तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, बट एंजाइम का भी इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। टेम्परेचर का तो दिख गया कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो एंजाइम का इफेक्ट कैसे पड़ता है मैं वो बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई ये केमिकल रिएक्शन फिजिकल प्रोसेस की कि रेट क्या होती है। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगी। रेट क्या? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, दैट्स इट। क्लियर है? उसको इफेक्ट करता है टेम्परेचर। और दूसरा जो फैक्टर है उसे इफेक्ट करने वाला वो है हमारा कैटलिस्ट, जो कि एंजाइम के नाम से जाना जा रहा है। तो सुनना जरा, क्या कैटलिस्ट में क्या फर्क पड़ता है? कैटलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड्स एट अ रेट वास्टली हायर, क्या? बहुत भयंकर ज्यादा। तो अगर कोई रिएक्शन हो रही है और वो कैटलाइज्ड रिएक्शन है तो उसकी रेट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी, किसके कंपैरिजन में? उसी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के कंपैरिजन में। जैसे कोई रिएक्शन है, ए फॉर्म्स बी, और वहीं पे ए फॉर्म्स बी इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, तो इसकी रेट मैंने अगर मान ली आर, इसकी आर डैश बोल आर मान ली, इसकी रेट मैंने क्या मान ली? R1 करके लिख दे रहा हूं। R1 इसकी रेट क्या मान ली मैंने? R। और वहीं पे अगर मैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट की बात करूं तो इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो इससे कई गुना ज्यादा बड़ी होगी, बहुत ज्यादा, सोच भी नहीं सकते इतनी ज्यादा। तो वही लिखिए, अ कैटलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड्स एट अ रेट वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड वन। जो रिएक्शन सेम हो रही होगी बस बिना कैटलिस्ट के हो रही होगी। तो वही लिखा है, when enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be very vastly, yeah, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction। सेम लाइन छाप दी है इसने। क्लियर है? तो वहीं अगर हम एक कैटलाइज्ड रिएक्शन को देखेंगे तो उसकी रेट, और दूसरी उसी कैटलाइज्ड रिएक्शन या एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, ये कंसेप्ट मान लो, ठीक है ना। वहीं पे जब हम एक कैटलाइज्ड रिएक्शन को देखेंगे तो वो रेट चेक करो, और जब वही रिएक्शन अनकैटलाइज्ड है तो उसकी रेट। तो जो कैटलाइज्ड वाली रिएक्शन है मैंने मान लो 10 की पावर 6 आर कर दी। क्लियर है? इतनी बड़ी रेट हो गई। मान लो इस रिएक्शन की रेट 10 की पावर 6 टाइम्स है किसकी? जब अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की रेट है। तो इतना बड़ा डिफरेंस आसानी से दिख जाता है। एक कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड हो सेम रही है रिएक्शन, सेम रिएक्टेंट लिया, सेम प्रोडक्ट बना है, बस फर्क ये है इस रिएक्शन में मैंने कैटलिस्ट नहीं लिया, इसमें लिया है। तो एक कैटलाइज्ड रिएक्शन है और ये वही सेम रिएक्शन है बट अनकैटलाइज्ड है। तो रेट में कितने का फर्क आ गया? 10 की पावर 6 का फर्क आ रहा है। क्लियर है? मान लिया, अज्यूम कर लिया मैंने वैल्यू। तो वही लिखा है कि जो कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है उसकी जो रेट होती है वो बहुत ज्यादा ही हाई होती है इन कंपैरिजन टू वही सेम रिएक्शन अनकैटलाइज्ड कंडीशन में। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है आपको, कार्बोनिक एसिड का बनना। CO2 पानी में घुल के कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, और एंजाइम की प्रेजेंस में। मान लो अगर एंजाइम की प्रेजेंस है कार्बोनिक एनहाइड्रेस तो बहुत ज्यादा रेट होगी। अब यही रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के हो रही होगी तब, वो सुनना जरा। तो यही सेम रिएक्शन में यहां लिख दूं, CO2 प्लस H2O फॉर्म्स H2CO3। ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, ये कैसी है? कैटलाइज्ड रिएक्शन। अब इन दोनों की रेट कंपेयर करेंगे, इन दोनों की रेट। तो सुनना जरा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो with about 200 molecule of H2CO3 being formed in an hour। इसकी रेट क्या है? इसकी रेट R1 200 molecules पर आवर। क्लियर? हाँ है ना। इसकी रेट क्या है? 200 मॉलिक्यूल पर आवर की H2CO3 की फॉर्म। अभी बताया ना रेट का फॉर्मूला, क्या बताया था रेट का फॉर्मूला? R बराबर dp अपॉन dt, मतलब कितना प्रोडक्ट बना, कितने टाइम में बना। है ना? मान लो ना 200 मॉलिक्यूल पर आवर में बन रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है? वहीं पे हमने ये सेम रिएक्शन कराई कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो वही लिखा। However, by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speed dramatically with about 6 lakh molecules being formed every second। देख ले भैया, सेकंड आ गया, वो कहां घंटों में चेक कर रहे थे। क्लियर है? हाँ या ना?
तो वही बोल रहा हूं, अब इसे सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर लो, पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं भाई, आवर्स को सेकंड बनाओ, 60 इंटू 60, ले और घट गई वैल्यू, मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, ले और घट गई वैल्यू इसकी, ले और ज्यादा डिक्रीज कर गई, ठीक है, 200 से भी कम हो गई अब तो, ले पर सेकंड में अगर मैंने कन्वर्ट भी किया से तो और ज्यादा डिक्रीज करी, दोनों जीरो घटा लियो, 2/12 कर लियो, नहीं 36 कर लियो, बहुत वैल्यू कम हो गई। क्लियर है? तो ये कब हालत है इस रिएक्शन की, जब कैटलिस्ट नहीं है, बट अब कैटलिस्ट आ गया तो अब रेट कितनी होगी, 6 लाख, कितने जीरो आ गए, 6 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। क्लियर है? तो कहां ये रेट और कहां ये रेट, देखियो कितने ज्यादा, बहुत ज्यादा हाई हो गई भैया, भयंकर ज्यादा हाई हो गई। तो वही लिखा है, जब यही सेम रिएक्शन हो रही है बिना कैटलिस्ट के और कैटलिस्ट के, बिना कैटलिस्ट के रेट क्या आ रही है, 200/16 × 60 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, और सेम रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में आ रही है, तो पर सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे होंगे। तो कितना बड़ा इंक्रीमेंट आया है रेट में। तो कैटलिस्ट का यही इफेक्ट होता है बेटा रेट के ऊपर, इतना बड़ा ड्रामेटिक चेंज। इतना तो एंजाइम नहीं कर रहा था, एंजाइम तो बस डबल ही कर रहा था। मेरे ख्याल से यहाँ पे तो पता नहीं कितने गुना हो गए, मेरे ख्याल से 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर गए, मेरे ख्याल से 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर गए। तो वही लिखा हुआ आपके यहाँ, क्लियर है? तो इस रिएक्शन से हमें ये पता लगा क्या, द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स, 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर दी रेट को। क्लियर है? तो इन शॉर्ट टेम्परेचर से भी ज्यादा भयंकर पावर है एंजाइम के पास। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबली इंडीड। तो इसी से पता लगा कि रेट पर इतना बड़ा फर्क डाल सकता है एंजाइम का होना या ना होना। नहीं है तो रेट इतनी बेकार, और है तो रेट तो पूछो ही मत कितनी ज्यादा, 10 मिलियन टाइम्स हो गई। बेसिक सी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है CO2 और वाटर मिक्स होके, होती है, बिल्कुल होती है, प्लांट्स में भी दिखती है बहुत सारी जगह, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन प्रेजेंस हो एंजाइम की तो कितनी रेट से चलती है, और एब्सेंस हो तो कितनी रेट से चलती है, बहुत बड़ा फर्क है। क्लियर है? और ऐसा नहीं कि केवल यही रिएक्शन है, इसी तरीके से बहुत सारी नंबर ऑफ रिएक्शंस है जिसमें एंजाइम इसी तरीके से काम करता है। एंजाइम का काम ही यही है, इसीलिए तो आया है वो। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? चले आगे, आगे सुनना क्या। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स ईच कैटालाइजिंग अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में ऐसे कई सारे थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम है जो एक पर्टिकुलर यूनिक केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे होंगे। अब एक कंसेप्ट और आता है, ये तो सर आपने केवल एक रिएक्शन की बात कर दी, अब पूरा एक मेटाबॉलिक पाथवे है, एक पूरा केमिकल पाथवे है, तब क्या होगा? क्या ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर केमिकल पाथवे में एक ही एंजाइम काम करता है? बेटा ये कंसेप्शन या ये कंसेप्ट गलत है। असल में एक मेटाबॉलिक पाथवे में एक एंजाइम भी हो सकता है और मल्टीपल डिफरेंट एंजाइम्स भी हो सकते हैं, तो वहां पर भी एंजाइम की प्रेजेंस होती है। तो वही लिखा है, अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन when each of these step is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes is called a metabolic pathway। तो असल में जब अभी तक तो हम एक एक रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो अब ऐसा नहीं जरूरी है। असल में हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज मिलते हैं। एक बेसिक से एग्जांपल है ग्लाइकोलिसिस। क्लियर है? तो वही बोल रहा हूं, अगर मेटाबॉलिक पाथवे है तो उसमें बहुत सारी स्टेप में रिएक्शंस होंगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक ही टाइप का एंजाइम कॉम्प्लेक्स हो, नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो। बट मेन काम क्या है एंजाइम का? रेट को बढ़ाना, और भयंकर रेट से बढ़ाना, बहुत ज्यादा स्पीड से इंक्रीज कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस है बेटा, कौन सी लिसिस है? ग्लाइकोलिसिस है। तो इस काम में असल में आपको तो यहां पर एक रिएक्शन लिख दी है, असल में ये रिएक्शन 10 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? 10 स्टेप में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन एक्चुअल अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड through 10 different enzymes catalyze metabolic reactions। ठीक है ना? क्या ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें कितने स्टेप इंक्लूडेड है? 10 स्टेप बता चुका हूं पहले, ये मेटाबॉलिज्म में जब पढ़ाया था। तो इसके 10 के 10 स्टेप में डिफरेंट एंजाइम्स यूज किए जाते हैं कैटालाइज कराने के लिए रिएक्शन को। क्लियर है? हाँ या ना? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक मेटाबॉलिक पाथवे में केवल हम एक ही टाइप का एंजाइम यूज करें, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स भी यूज कर सकते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस वाली पार्ट आपको वैसे इसी 14 चैप्टर में सिखाएंगे, आगे जाके आएगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो उसमें वहां पे डिटेल में डिस्कशन तो वहीं पर करेंगे उनके 10 स्टेप की। क्लियर है? तो वही लिखा है, व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर 14 यू विल स्टडी दीज रिएक्शंस जो ग्लाइकोलिसिस में होती है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने के लिए। क्लियर है?
अभी आप केवल इतना ही याद रखें, बहुत बेसिक सी कंडीशन, एक स्टेप में जरूरी नहीं है सेम एंजाइम यूज हो, मतलब एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में एक ही एंजाइम यूज हो, डिफरेंट मल्टीपल एंजाइम्स यूज कर सकते हैं। तो वही लिखा है, आगे देखना, एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट दिस वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विद 1 or 2 एडिशनल रिएक्शंस गिव राइज टू अ वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात बोली। तो एंजाइम्स तो डिफरेंट होंगे। इससे हमें एक बात और पता लगती है, यहां पर जो ये मेटाबॉलिक पाथवे है, अगर हमें इसे डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड कराए ना बेटा, तो ये डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स भी हमें एंड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा देती है। तो अभी आप केवल ये याद रख लो कि ग्लाइकोलिसिस जरूरी नहीं है ग्लूकोज हमेशा पायरुविक एसिड ही बनाए, ग्लूकोज हमेशा पायरुविक एसिड ही बनाए, ग्लाइकोलिसिस में बनता है वो अलग बात है, बट अगर हम थोड़े बहुत चेंजेस ला दे कंडीशन में, तो यही मेटाबॉलिक पाथवे हमें डिफरेंट मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा देता है। जैसे यही काम हमारी बॉडी के अंदर किसी और सेल में हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यही काम अगर हमारी बॉडी की स्केलेटल मसल में होता है, तो इनर स्केलेटल मसल का एग्जांपल दे दिया, सेम काम होता है। तो स्केलेटल मसल में अगर यही काम कराएं, ग्लूकोज को ही यूज करें, बस ये फर्क है एनारोबिक कंडीशन हो जाती है। कैसी कंडीशन? विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट एयर। तो यही काम इन स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड, पायरुविक एसिड की जगह लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो सेम मेटाबॉलिक पाथवे उसी तरीके से थोड़ा बहुत, बट एंड प्रोडक्ट हमें बदल गया, लैक्टिक एसिड बन गया ना कि पायरुविक एसिड। अब वहीं पर नॉर्मल कंडीशन में कराएं सेम काम, तो अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड बनता है। तो वही कह रहा हूं मैं, तो मेटाबॉलिक पाथवे में जरूरी नहीं है कि सेम ही प्रोडक्ट हर बार दे, कंडीशंस बदलने के बेसिस पर मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स भी बदलते चले जाते हैं। तो वही बोला है, अंडर एनारोबिक कंडीशंस में तो लैक्टिक एसिड बन जाता है और नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में वो पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन भी कर लेता है। और यही रिएक्शन अगर ईस्ट में होती है, जैसे कि फर्मेंटेशन के काम पे ग्लूकोज से करवाते हैं, तो सेम पाथवे फॉलो होता है, बट वहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है इथेनॉल। वही लिखा है, द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, जो कि अल्कोहल। तो वही बोल रहा हूं, है वही पाथवे, काम वही एंजाइम्स कर रहे हैं, बस फर्क ये है कंडीशन बदलने के हिसाब से मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स बदलते चले जाते हैं। बस इतना ही याद रखो, वहां पर जाके ये सारी रिएक्शन डिटेल में समझाऊंगा कि कौन सी रिएक्शन में क्या क्या हुआ, कौन कौन से एंजाइम आए और किस टाइप के हमें प्रोडक्ट क्यों मिल गए, लैक्टिक एसिड कैसे मिल गया, पायरुविक एसिड कैसे मिल गया, अल्कोहल कैसे बन गया, ये सारी चीजें वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो वही बोल रहा है, हेंस इन डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो इसी बेसिस पे हम अगर कंडीशंस को बदलेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बदलते चले जाते हैं, और इसमें एंजाइम का कोई रोल नहीं है, एंजाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बस ये है, एंजाइम्स हम उस रिएक्शन के या उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं कि ऐसी कंडीशन है तो कौन कौन से एंजाइम आएंगे, और दूसरी एनारोबिक है तो कौन से एंजाइम्स आएंगे, ईस्ट में हो रहा है तब कौन से एंजाइम्स यूज कर रहे हैं। तो एंजाइम्स भी सेलेक्टिव होते हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो मेटाबॉलिक पाथवे तो वही है ना, काम तो आप ग्लूकोज से ही करवा रहे हो, ग्लूकोज से ही ये सारे प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हो। क्लियर है? तो वही कंडीशन है, याद रखेंगे। तो ये बात थी भैया केमिकल रिएक्शंस की, और उसमें एंजाइम कैसे इन्वॉल्व रहता है वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? उम्मीद करूंगा यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है ना? हाँ या ना? तो ये बात थी एंजाइम्स की और केमिकल रिएक्शन जिनमें वो इन्वॉल्व रहता है, और इन्वॉल्व होने के बाद करता क्या है, उस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। क्लियर है? अब अगला टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा वो मैं बात करूंगा कि ऐसा क्या किया इस एंजाइम ने इस रिएक्शन में आके जिसकी रेट को इतना इंक्रीज करा दिया। अभी हमने ये समझा है कि एंजाइम का क्या रोल होता है केमिकल रिएक्शन में, कि वो उसकी रेट को तेज कर देता है जब वही रिएक्शन अनकैटलाइज कंडीशन में चल रही होती है। अब मेन डिस्कशन ये है कि वो कैसे उस रिएक्शन की रेट को इतना हाई कर रहा है, या किस कारण की वजह से उसकी रेट या उस केमिकल रिएक्शन की रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। क्लियर है? इस टॉपिक को मैं यहीं तक रख रहा हूं बेटा, ज्यादा लेंथी नहीं कर रहे अपन। जो अगला टॉपिक है हम जिसमें ये पढ़ेंगे कि कैसे एंजाइम ने किसी केमिकल कन्वर्जन या केमिकल रिएक्शन की रेट को इतना हाई बना दिया। अभी तक हम लोगों ने केवल ये पढ़ा एंजाइम्स क्या हैं और कैसे क्या इफेक्ट डालते हैं किसी केमिकल रिएक्शन पर। अब हम अगले सेशन में कवर करेंगे इस टॉपिक को, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से कोई एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को इतना हाई पहुंचा देता है, ऐसा क्या किया उसने उसके अंदर जाके। क्लियर है? हाँ या ना? तो उम्मीद करूंगा आज के सेशन के आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में मिलता हूं बच्चों नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।